I was so clueless that when we got our first client who wanted to build a brand and all in 2015, मैंने चिराग को लिटरली उस दिन पूछा था कि ये लोगो क्या होता है और कैसे बनाते हैं. तो पहली बार हमने जब क्लाइंट लेना स्टार्ट किया एंड दिस वाज इन द बिगिनिंग ऑफ 2015, तो हमने बोला कि एक ऑफिस वगैरह शायद लेना पड़ेगा, बट वी वरंट वेरी क्लियर. हम लोग एज यूजुअल हसल मोड में थे. हमने इंटर्न्स लिए, उनका हम IIT बॉम्बे के लाइब्रेरी में बैठा के काम करा रहे थे. हम खुद हमारे हॉस्टल रूम से बैठ के काम कर रहे थे एंड वी वर डिलीवरिंग सर्विसेज, गेटिंग पेड. तो रेवेन्यू चालू हो गया था इवन बिफोर अ कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड और एन ऑफिस वाज सेट. तो हमने डिजाइनर्स को रीच आउट करके इंटरव्यू करना जब शुरू किया, तो डिजाइनर्स का पहला क्वेश्चन था कि वेयर इज योर ऑफिस. वेयर क्या, हमारे पास तो ऑफिस है ही नहीं ना, हमने कभी आइडिएशन ही किया है इस बारे में. तो जब लोगों ने ये पूछना चालू किया तो हमने एक्चुअली एक जाके ऑफिस ढूंढना शुरू किया. व्हाट्सअप गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए धमाकेदार एपिसोड में ऑन एंटरप्रेन्योर टॉक्स. आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं साहिल वैद्य, जो को फाउंडर है द मिनिमलिस्ट के. साहिल के साथ कॉन्वर्सेशन करके मुझे एक बात क्लियरली पता चल गई कि साहिल एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस इंसान है. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस. ही इज़ वेरी काम, कंपोज्ड, और जिस तरीके से वो अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. साहिल एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट है, सो ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर टर्न्ड इनटू एन एंटरप्रेन्योर. इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे साहिल और उनके को फाउंडर चिराग ने विथ लिटरली ज़ीरो मनी मिनिमलिस्ट की शुरुआत की, और कैसे आज मिनिमलिस्ट इंडिया के वन ऑफ द टॉप लीडिंग एजेंसीज़ में से एक है. अगर आपको एजेंसी बिज़नेस के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, अगर आपको एजेंसी बिज़नेस का और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, दैन डेफिनेटली वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड, क्योंकि इस एपिसोड के बाद आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा एजेंसी बिज़नेस का. एंड नाउ वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, सो जस्ट गो एंड सर्च Entrepreneur Talks by the Spotlight India and you will find the audio version of this podcast. So without wasting any further time, this is Sahil Vaidya on Entrepreneur Talks. Hi Sahil, how are you? Hi, I'm doing well. How are you doing? I'm good. When you started Minimalist, what was your age? Because last year 21. 21, हाँ, IIT Yeah. बॉम्बे, राइट. सो सबसे पहले मुझे यही पूछना था, बिकॉज आई रेड द स्टोरी, आई हर्ड यू नो फ्रॉम योर टेड टॉक्स ऑल्सो. तुमने और चिराग ने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ चालू करते हैं, बिकॉज यू वर गुड विद राइटिंग जोक्स एंड ऑल थिंग, एंड ही वाज गुड विद डिजाइन्स. सो डू यू गाइज एवर थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि क्रिएटर बनता है, कि पहले से ही ऐसा थॉट था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो एजेंसी टाइप या एडवर्टाइजिंग में ही जाना है? So that's a good question. In fact, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. So जब मैंने और चिराग ने मिलके बातें करना चालू किया, तो इनफैक्ट हमारी स्टोरी तो लिटरली एक ऑटो राइड से शुरू हुई है. हम दोनों थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप्स कर रहे थे एंड चिराग एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में इंटर्न कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत क्लियर था कि उसे एडवर्टाइजिंग में जाना है या फिर डिजाइन वाले फील्ड में रहना है, राइट. क्योंकि हम दोनों में वो दो चीजें बहुत कॉमन थी. एक था कि हमें क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा पैशन था. मुझे राइटिंग और ह्यूमर में था, उसको डिजाइन में था. दूसरा था कि हम दोनों के ग्रेड्स बहुत ही बेकार थे, तो हम दोनों को पता था कि इंजीनियरिंग फील्ड में तो हम पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं. बट देन व्हेन वी सॉ कि वी आर बोथ इक्वली पैशनेट अबाउट क्रिएटिविटी एंड स्पेसिफिकली a kind of creativity that provokes thought, तो हमें लगा कि इसको हम मे बी कंबाइन करके कुछ कर सकते हैं. तो इन द कोर्स ऑफ दोस ऑटो राइड्स हम दोनों इंटर्नशिप के लिए जाते थे. हमारा एक ही लोकेशन था, इसलिए थैंकफुली हमें साथ में जाना था. ऑब्वियसली पैसे बचाने थे बिकॉज वी हैड जीरो मनी इन आवर पॉकेट्स एट दैट टाइम. तो वो ऑटो राइड्स में हमने रियलाइज किया कि हाँ, हम दोनों के थॉट्स काफी ज्यादा क्रिएटिवली इंक्लाइंड है. हम दोनों क्रिएटिविटी के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोवोकिंग डिजाइन. तो हमने सोचा हम क्यों ना कोई फेसबुक पेज चालू करें एंड जो भी इंडिया के सोशल इश्यूज हैं उसके अराउंड हम कुछ बहुत सिंपल, विटी बट वेरी थॉट प्रोवोकिंग चीजें बनाएंगे और वो डालेंगे एंड लेट्स सी उसका क्या होता है. सो पूरा जो स्टोरी है वो शुरू बस एक स्टूपिड आइडिया से हुआ कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट पोस्टिंग समथिंग अराउंड सोशल इश्यूज एंड लेट्स सी वेयर इट गोज. तो जैसे आपने पूछा कि क्रिएटर बनना था या बिजनेस चालू करना था, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई थॉट ही नहीं था. Because we were just two very clueless and stupid engineers
ट्राइंग टू थिंक कि करें क्या बॉस, इंजीनियरिंग तो नहीं होने वाली। हाँ एंड जब हमने वो डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मे बी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चालू करते हैं, तो चिराग ने पूछा कि नाम क्या रखें इसका। तो मैंने 5-10 बहुत ही बेकार नाम सोचे, और उसके बाद मैंने द मिनिमलिस्ट सोचा, एंड दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो हमने हाँ 2 मिनट में वो नाम चूज किया, 2 मिनट में वो लोगो फाइनल किया, और हमने बस पेज चालू करके वी जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट। तो ऐसे एक बहुत ही सेरेंडिपिटसली शुरुआत हुई है, ऐसे कोई बहुत प्लान तरीके से नहीं हुई है कि कोई बिजनेस प्लान सोचा, कोई रेवेन्यू मॉडल सोचा। तो हाँ इट वाज वेरी एक्सीडेंटल एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे। right. And you guys you know like created some of the viral content कि उस टाइम पे क्योंकि आपकी पोस्ट वायरल हो जा रही थी, एंड इन few months और 6-7 months और 3-4 months you guys hit the 100K mark, ऐसा कुछ था। राइट, आई थिंक इट टुक 1 ईयर। पहले हाँ 6 महीने तो 10,000 तक हम पहुंचे बहुत मुश्किल से, बट राइट। देन आफ्टर दैट थिंग स्टार्टेड गोइंग तो वायरल। हाँ मतलब उस टाइम लाइक 2016-15 की बात करूँ तो 100K was equal to around 500K 600K of this time, यस, right? यस। So like how did that feel कि यार 100K लोग हमारा मतलब 1 लाख लोग हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोबेबली फॉलो कर रहे हैं, वो तो कंज्यूम करने वाले और ज्यादा होंगे। हाउ डिड दैट फील टू अ 21-22 year old साहिल। इट वाज वेरी एक्साइटिंग। ये सबसे एक्साइटिंग तो यही था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी वायरल हो सकती है। हाँ दैट वाज डेफिनेटली क्वाइट बिग। बट आई मस्ट टेल यू दैट लाइफ में कभी भी आप कोई पॉइंट पे पहुंचते हो तो हमेशा ये लगता है कि और कैसे करूं, राइट? तो वो जो हाँ डोपामीन हिट्स हमें होते रहते हैं, वो हाँ कभी इनफ नहीं होते, हमें हमेशा और चाहिए। तो आई एम प्रिटी श्योर जब हमने उस पॉइंट पे जब हम पहुंचे, तो मेरा थॉट ये रहा हो कि अभी इसको हम और कैसे बड़ा करें, इसको और मोनेटाइज कैसे करें। एंड आई थिंक इट गोज बैक टू योर क्वेश्चन ऑल्सो कि क्रिएटर बनने का क्यों नहीं सोचा, राइट? या फिर सोचा भी था क्या? सो आज अगर आप देखते हो तो द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मार्केट इज वेरी बिग, देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, इट्स सच अ बिग थिंग। बट बैक इन द डे एक्चुअली, जैसे आपने बोला, यू नो, फेसबुक वाज द ओनली प्लेटफॉर्म। हाँ फेसबुक पे ही चीजें थोड़ी ग्रो हो रही थी, मोबाइल वेब भी इतना प्रिडोमिनेंट नहीं था जितना आज है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 7-8 years ago, राइट? या या थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तभी भी शायद मतलब इतनी बड़ी चीज थी ही इतनी नहीं। बड़ी चीज नहीं थी हाँ, यार। तो क्रिएटर्स के पास कोई मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इनफैक्ट आज भी ऐसा नहीं है कि सारे क्रिएटर्स बहुत ही कंफर्टेबली कर रहे हैं, राइट? ट्रू। सो आई डोंट रियली थिंक दैट वो कभी क्वेश्चन आया भी, क्योंकि वो इतना बड़ा इकोसिस्टम ही नहीं था। हाँ एंड द लॉजिकल एक्सटेंशन वी थॉट वाज कि अगर लोगों को ये पसंद आ रहा है, एंड आई थिंक देयर इज क्लियरली अ गैप फॉर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, तब हमने ये देखा कि हमें कॉल्स आने लग गए। तभी इफ यू रिमेंबर 2015 में एक्चुअली स्टार्टअप्स का भी बहुत ज्यादा फंडिंग हाँ चालू हुआ। इट वाज लाइक द हाँ हाँ फर्स्ट वेव वेयर ऑल स्टार्टअप्स वर रेजिंग मैड अमाउंट्स ऑफ मनी। या और हमें जब कॉल आने लग गए स्टार्टअप फाउंडर्स से कि आप ये बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो ऐसे ही मजे के लिए, आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर देते? व्हाई डोंट यू डू आवर ब्रांडिंग, आवर वेबसाइट, आवर यूआई यूएक्स? तो हमें इमीडिएटली वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी कि ऐसे सॉल्यूशंस की बहुत जरूरत है, एंड राइट नेचुरली इट टर्न इनटू अ सर्विसेज कंपनी। राइट राइट। नाउ आई जस्ट वांट टू गो बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट कि तुम दोनों एक क्लूलेस स्टूपिड इंजीनियर्स थे, यू नो। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि क्लूलेसनेस, इफ दैट्स अ वर्ड, कि क्लूलेसनेस, डू यू थिंक कि क्लूलेसनेस हेल्प करता है आपको क्यूरियस बनाने में, या तो आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड करने में क्लूलेसनेस हेल्प करती है। Yeah, by the way, we are clueless and stupid even today, so that hasn't changed. But to your question, I would say yes, definitely. But इसके दो parts हैं. For हाँ example, today I can very confidently say, looking at whatever has happened in the last 7 years, कि yeah, being clueless is awesome because आपका mind open रहता है, आप हर हाँ चीज को notice कर रहे हो कि opportunity कहाँ है, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड आई थिंक वो जो ओपन माइंडेडनेस था, जो हम अलग अलग क्रिएटिव परसूट्स को फॉलो कर रहे थे, उसी से हमें प्रोबेबली कहीं तो ये दिखा कि यहाँ इस स्पेस में कुछ किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटी है, राइट? इनफैक्ट मैं कॉलेज में बहुत ज्यादा ड्रमिंग भी करता था। अगेन दैट वाज हाँ अनदर क्रिएटिव परसूट दैट आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद। मतलब हाँ मैं कॉलेज में पढ़ाई करता ही नहीं था, मैं सिर्फ ड्रमिंग करता था, राइटिंग करता था, जोक्स लिखता था। एंड हाँ वहीं से कुछ इमर्ज हुआ, ये जो कंपनी है उन्हीं हाँ चीजों से इमर्ज हुई है। सो आई थिंक इन हाइंडसाइट बहुत ही बेनिफिशियल था, क्योंकि मैं ऐसी राइट चीजें एक्सप्लोर कर रहा था जो मुझे एक्चुअली करने में मजा आता है, और मे बी जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी है। बट इफ यू गो बैक टू दैट दोज डेज आफ्टर माय थर्ड ईयर एंड आस्क्ड मी
at that point कि आपको कैसा लग रहा है clueless होने में, I think it was a very scary thing, right? हाँ Of course, I was very lucky. 100% of everything I have done today I attribute it to luck and good, just consequences. But there's a very good chance that मैं कहीं नहीं जाता, मैं हाँ clueless ही रहता और मैं पता नहीं कुछ सब optimal कर रहा होता. Not that entrepreneurship is great and everything is not great. मैं बोल रहा हूँ suboptimal in the sense I would have probably done things that would not have made me happy or would हाँ not be utilizing my skill sets. So जब आप उस point पे जाते हैं, the cluelessness does feel scary because आपको नहीं पता क्या है. And as human हाँ beings, we are very scared of unpredictability. We are yeah always afraid when we don't know the future. इसलिए astrology इतनी बड़ी field क्यों है? क्योंकि सब future देखना है. Well, you can't do that. yeah So to answer your question in short, today I can say cluelessness was awesome. It helped me, but it also could have gone in a very wrong direction. And at that point, if you had asked me, it would have been very uncertain, anxiety-inducing, and scary. right right true. Now as you said कि तुम ड्रमिंग भी करते थे, यू वर राइटिंग जोक्स, कहीं ना कहीं पे चिराग के साथ थोड़ा, चिराग ने तुम्हें भी थोड़ा डिजाइन का अंडरस्टैंडिंग दिया होगा कि डिजाइन वर्क्स दिस वे और दिस वे, और भी तुम्हारे इंटरेस्ट रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर थ्री थिंग्स. सो आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड रेंज कि Hmm. हाउ जनरलिस्ट आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलिस्ट. तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि in today's world where technology is taking over everything and all those things, it is good to be a journalist. and अगर आप different set of experiences से आते हो तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट आपके स्किल सेट में आता है, फिर आपके लाइफ में आगे करता है टू नो योर कॉलिंग. Right. Right. So, like, how trying different sort of things helped you where you are right now? I think yeah, even I have read that book. I really love Yeah. that book. Yeah. True. मैंने pandemic चालू होने के just बाद पढ़ी थी वो. हाँ. In fact, I think that probably in unknown ways उस book ने मुझे बहुत impact किया है क्योंकि now what I read is very wide. It is across all kinds of fields. In fact, if you ask me, business books तो maybe are 1/10 of the books that I read. So Right. मैं business books के अलावा 1000 चीजें पढ़ने की कोशिश करता हूँ exactly because of the influence that that book has had on me, which talks about how your knowledge should be pretty much T-shaped, right? You should know a little bit of all fields, and there is so हाँ. much to learn in fields जो आपकी खुद की नहीं है. एंड मे बी आप उनमें अगर झांक के देखते हो तो आपको अपने फील्ड के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा एंड योर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो ग्रोज. सो आई कंप्लीटली एग्री एंड आई थिंक इट कुड हैव अ रोल इन व्हाट आई वाज आल्सो डूइंग, परस्यूइंग मल्टीपल थिंग्स, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट हैपेंस. इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब जैसे आपने बोला चिराग की वजह से मुझे भी डिजाइन का कुछ बैकग्राउंड मिला होगा, तो मुझे याद है कि आई वाज सो clueless that when we got our first client who wanted to build a brand and all in 2015, मैंने चिराग को लिटरली उस दिन पूछा था कि ये लोगो क्या होता है और कैसे बनाते हैं. So that's just take this back by 7 years and that's the question I had. So Right. and that was the advantage of having a beginner's mindset also, right? हाँ. In fact, expertise is a very double-edged sword. जब आप expert बन जाते हो तो आप सीखना बंद कर देते हो in a way. Exactly. हाँ. So वो the openness in your mind and the ability to ask the dumbest questions, I think that also really helped. क्योंकि मुझे थर्ड ईयर में सच में लगता था कि मैं बहुत बहुत ज्यादा डम हूँ, हाँ. जो मैं था भी, अभी भी हूँ, बट तभी बहुत ज्यादा लगता था because even when you are at IIT, everyone in the room is smarter than you. So True. naturally you feel very dumb, and I think somewhere that must have helped me. Right. But this is so true, कि beginners mindset होना बहुत जरूरी है, especially in the creative field, because क्या है कि तुम्हें 1000 चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, उसमें से 5-10 चीजें लोगों को पसंद आएगी यहाँ पे. एंड इफ यू गो बाय रूल्स अगर इस फील्ड के अंदर, तो मे बी यू विल मिस अ चांस, और यू विल मिस द बस कि कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट यू कांट अडेप्ट. तो बिगिनर्स माइंडसेट डेफिनेटली हेल्प तो करता ही है. और डम क्वेश्चंस तो पूछना ही चाहिए. अभी मुझे ये पूछना है कि नाउ यू बोथ वर अराउंड 22-23, राइट, फ्रेश आउट ऑफ योर कॉलेज, और क्लाइंट मिलना चालू हो गया, एंड those are the clients like big names थोड़े. तो अब वो कैसा लगता था कि नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर टू दैट, कि वो कैसे प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, बिकॉज सर्विस एजेंसी एट द एंड ऑफ द डे कि तुम्हें रिजल्ट डिलीवर करना पड़ेगा if you have to survive in this. So how does that first 1 year look like, where you guys were taking clients
एंड फिनिशिंग योर प्रोजेक्ट्स, तो वो फर्स्ट ईयर कैसा था पर्टिकुलरली एजेंसी बिल्ड करने का? करेक्ट। तो पहले साल में एक्चुअली पहला साल एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हसल वाला था, बिकॉज़ हम एक ऐसे फील्ड में घुस रहे थे जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। वी डोंट नो हेड और टेल अबाउट मार्केटिंग, डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग। तो पहले साल क्या, पहले 2-3 साल तो इसी में लग गए टू लर्न एंड अनलर्न कि मतलब होता क्या है, हाउ डज़ दिस इंडस्ट्री वर्क, व्हाट आर द क्लाइंट्स लाइक, व्हाट इज़ द टैलेंट लाइक। इनफैक्ट मैंने इस पे 2017 या कभी तो एक आर्टिकल भी लिखा था, 5 चैलेंजेस आई फेस्ड इन स्टार्टिंग माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। उसमें मैंने कुछ बहुत सिंपल चीजें हाईलाइट की थी कि हमें ये भी नहीं पता था कि कैसे टाइप के टैलेंट को हमें हायर करना है, हमें ये भी नहीं पता था कि उस टैलेंट को क्या चाहिए। इनफैक्ट अगेन यू, दिस इज सच अ स्टूपिड स्टोरी, हाँ बट हमने पहला ऑफिस कैसे लिया मैं बताता हूँ आपको। हाँ पहली बार हमने जब क्लाइंट लेना स्टार्ट किया, एंड दिस वाज इन द बिगिनिंग ऑफ 2015, तो हमें रियलाइज हुआ कि देयर इज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी हियर एंड यहाँ पे एक बिजनेस बनाया जा सकता है, एंड वी स्टार्ट गेटिंग वेरी सीरियस। आई स्टिल हैड 1 year ऑफ कॉलेज टू गो एट दैट टाइम। तो हमने बोला कि एक ऑफिस वगैरह शायद लेना पड़ेगा, बट वी वरंट वेरी क्लियर। हम लोग एज यूजुअल हसल मोड में थे, हमने हाँ इंटर्न्स लिए, उनका हम IIT बॉम्बे के लाइब्रेरी में बैठा के काम करा रहे थे, हम खुद हम हमारे हॉस्टल रूम से बैठ के काम कर रहे थे, एंड वी वर डिलीवरिंग सर्विसेज, गेटिंग पेड। तो रेवेन्यू चालू हो गया था इवन बिफोर अ कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड और एन हाँ ऑफिस वाज सेट। फिर हमने सोचा कि हमें तो डिजाइन वगैरह इतने अच्छे से आता नहीं है, वी विल हैव टू हायर समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड। तो एक एक्सपीरियंस डिजाइनर को मे बी हायर करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अगर ऐसा चलता रहा तो हमें क्लाइंट्स मिलेंगे और हम ग्रो कर पाएंगे। तो हमने डिजाइनर्स को रीच आउट करके इंटरव्यू करना जब शुरू किया, तो डिजाइनर्स का पहला क्वेश्चन था कि वेयर इज योर ऑफिस। तो वेयर इज योर ऑफिस क्या, हमने तो ये सोचा कि हमारे पास तो वेयर क्या, हमारे पास तो ऑफिस है ही नहीं ना, हमने कभी आइडिएशन ही किया है इस बारे में। तो जब लोगों ने ये पूछना चालू किया तो हमने एक्चुअली एक जाके ऑफिस ढूंढना शुरू किया। तो हाँ दैट इज द लेवल टू व्हिच वी हैड टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट नो दीस पीपल फियर जॉइनिंग अ न्यू सेटअप, दे वांट सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एंड today this might sound really dumb to anyone, but these are the dumb things that you confront with your own personal experience and then you learn. तो हाँ सिंस मैंने कॉलेज में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ टीम और अ बिजनेस और व्हाटएवर, बहुत सारी चीजों को मुझे हेड फर्स्ट फेस करके उनके आंसर्स पता करने पड़े। इनफैक्ट हाँ हमने ऑफिस में कभी अटेंडेंस रजिस्टर रखा भी नहीं था। सो राइट आई मीन इट वाज ओनली अंटिल वी हैड actually started telling people that your attendance is not good or you're not coming on time, that we realized that there is no proof also of that because हमारे पास register ही नहीं है। तो इतनी stupid basic चीजें भी मुझे कर करके सीखनी पड़ी। right. Which was the like first big client for you guys कि यार this was a very big name कि जो public domain में लोग जानते हैं उसको ना, now we are going to handle work for them. आई थिंक ऐसे काफी सारे थे, काफी सारे प्रोजेक्ट बेसिस पे भी आए थे। इनफैक्ट वन बिग स्प्लैश दैट हैपेंड वाज व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग अ प्रोजेक्ट विद कोका कोला। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग नेम। How did that happen? Tell me story about it. वो एक्चुअली लोगों को काफी तभी भी क्वेश्चन आता था कि ये कैसे हुआ, बट द ट्रूथ इज कि ये पूरा ऑर्गेनिक ही था। Okay. इनफैक्ट हमने इतना अच्छा जो इनबाउंड इंजन बना रखा था, ऑल थैंक्स टू द सोशल मीडिया ट्रैक्शन एंड वायरलिटी दैट वी हैड, दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्लाइंट दैट वी हैव वर्कड विद वो सारे ऑर्गेनिक ही रहे हैं। दे हैव रीच्ड आउट टू अस रादर देन अस रीचिंग आउट टू देम। So that also is the power of building a solid brand and a philosophy जो जिससे लोग आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि हाँ उसके वो जब आप करते हो तो लोग एक्चुअली आपके पास आते हैं rather than you knocking on various doors। राइट राइट एंड लाइक पहले जैसे मैंने ये सुना है कि यू गाइस स्टार्टेड विद जीरो मनी, लाइक बूटस्ट्रैप है बिजनेस, बूटस्ट्रैप में भी आप लोगों को पैसा डालना पड़ता है। आप लोगों ने तो पहले कुछ पैसा भी नहीं डाला था क्योंकि सामने से ही क्लाइंट्स आने लगे थे, यू नो। सो मुझे ये जानना है कि देन हाउ हाउ डिड यू गाइस सेट अ प्रोसेस फॉर पिचिंग क्लाइंट्स इन इनिशियल इयर्स, एंड अभी 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 प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से सेल्स प्रोसेस चलता है? सो अभी एक्चुअली ये है कि देर इज अ बिग पाइपलाइन दैट इज ऑलवेज देयर, but always you have to be chasing a lot of new businesses, you have to keep हाँ pitching all the time, and in fact over time हमारा nature of businesses that we work with भी काफी evolve हुआ है। तो अभी हम we work with the biggest brands in the country, तो naturally उस process में हमें बहुत ज़्यादा pitching करनी पड़ती है, हमें actually outreach करके
उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रपोजल्स एंड पिचेस बनाने पड़ते हैं. वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम डीपली और उसका एक क्लियर सोल्यूशन लेके आना पड़ता है. So right now it's all about trying to work with CMOs, CEOs and trying to see how our solution can be the most appropriate for them and solve their problems. And हमारा हाँ एक differentiated approach हो जिससे हाँ उनकी problem को उस unique way में हम address कर पाए. So it's a lot of working with clients, understanding their market, their unique business challenge and bringing a very unique solution to the table. राइट. अभी अभी मुझे यही क्वेश्चन पूछना है बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन एजेंसी आर गोइंग टू वॉच दिस एपिसोड. तो मुझे पूछना है कि पिच को अच्छी पिच कैसे प्रिपेयर करें व्हेन यू आर गोइंग टू पिच क्लाइंट्स. व्हाट आर सम ऑफ द थंब रूल्स या तो ऐसा कुछ पॉइंटर्स कि ये होना चाहिए पिच के अंदर, ये पॉइंटर्स होने चाहिए. Yeah, I think while there is no correct answer or set answer to this, there are some things which are very critical जो हमने भी बहुत बहुत सारे गलतियां करके ही ओवर टाइम सीखा है. फर्स्ट तो ये है कि आपको सामने वाले की साइकोलॉजी समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन द पर्सन यू आर प्रेजेंटिंग टू, लीव अलोन द हाँ बिजनेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर हाँ आप सीनियर लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये भी समझना है कि हाउ दे थिंक, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग. उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए बिकॉज आई थिंक half the time things go wrong when the expectations are not clear. या Secondly, जो आप present कर रहे हो that should also be actually very minimal and crisp and to the point because CXOs के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता. वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर आप उनको वही ज्ञान बता रहे हो जो उनको ऑलरेडी पता है. तो अगर हाँ आप कभी CXO CEO and this applies to not just our industry but any industry, अगर आप CXOs को pitch कर रहे हो तो आपको you have to get to the point very fast and communicate your message in a very clear and memorable way. This is where I think a lot of us go wrong all the time. जहाँ हम बहुत लंबी लंबी चीजें, बहुत लंबी कहानी हाँ सुनाती जो किसी को सुननी नहीं है. एंड हाँ उससे क्या होता है कि अगर आपका क्रक्स भी बहुत अच्छा है फिर भी आपने बिल्डअप में जो टाइम वेस्ट किया उससे लोगों का इंप्रेशन ही बहुत बेकार हो जाता है. राइट. सो दे स्टार्ट फॉर्मिंग इम्प्रेशंस अबाउट यू एंड वंस दैट इम्प्रेशन और बायस इज फॉर्म, आपकी आगे की कहानी कितनी भी अच्छी हो वो लोग तो हाँ आपको वो बोरिंग कैटेगरी में बकेट कर देंगे या फिर कि नहीं इसका बात तो नहीं सुनना, वो वाले कैटेगरी में आपको डाल देंगे. So I think हाँ keeping it crisp, interesting, and understanding the psychology of the person you're presenting to, I think वो बहुत critical है. And finally, I think अगर आप कोई presentation कर रहे हो तो आपको उनका business बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उनका consumer बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ट्रू. बहुत बार हम ये करते हैं, हम हमारे assumptions लेके जाते हैं. I think this is where also again that asking those dumb questions and understanding a client's business and their client or customer very very deeply, वो हाँ बहुत important है. And always evaluating every proposition or idea कि ये उनके कस्टमर के लिए रेलेवेंट है या नहीं. एंड यूजिंग हाँ डेटा ऑफ कोर्स टू बैक योर हाइपोथेसिस बिकॉज बहुत बार हम अपने हंच लेके जाते हैं. व्हेन वी आर आस्क्ड टू प्रेजेंट डेटा देयर इज नथिंग टू शो. राइट. आई थिंक डेटा ड्रिवन एंड कस्टमर सेंट्रिक, सो ये एक्चुअली सारे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के पार्ट्स हैं. बट आई थिंक हाँ यू शुड अप्लाई दैट सेम प्रोसेस व्हेन आप कोई भी सोल्यूशन लेके जा रहे हो. राइट राइट ट्रू. एंड लाइक व्हाट डू यू थिंक कि जब भी कोई एक एजेंसी या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग लाइक वर्क या बिजनेस चालू कर रहा है, तो इनिशियल टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम, इनिशियल टाइम में किस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए तो कि वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए खेल पाए. राइट. आई थिंक इनिशियली मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है. इनफैक्ट ये जो बिजनेस है ऑफ द ऑफ व्हाट अ इज मोर्टालिटी रेट, सॉरी. इन द सेंस अगर 100 कंपनीज चालू होते हैं तो पहले 5 साल में ही बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव. राइट. हाँ तो एंड ये कोई भी बिजनेस के लिए ट्रू है बट प्रॉब्ली आई हैव नॉट चेक द नंबर्स बट माय हंच इज की एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग डिजाइन में भी ये रेट काफी होता होगा. हाँ एंड इनफैक्ट इवन इफ businesses don't shut down, it's hard to operate हाँ and continue to sustain your operations over the long term. So I think that also happens because अगर आप देखो तो ये one of the one of the most competitive businesses है. It has the least barriers to entry. मतलब कल कोई भी उठ के अपना एक सेटअप चालू कर सकता है, which is what we literally did. हाँ Overnight हमने एक कंपनी चालू कर दी. एंड ये barriers to entry actually हर सेक्टर में थोड़े बहुत होते हैं या बढ़ते जाते हैं as the complexity of the business grows. But in the agency business, the barriers to entry are very low. हाँ Anyone can actually start this, and in fact, there are so many freelancers who operate as one-person agencies also. So I think अगर long-term game खेलना है तो I think some of the things should be very clear at a personal level कि हम ये क्यों कर रहे हैं. Because if it's just a money-making endeavor,
So it's too much pain to deal with initially till you हाँ figure out the right set of clients, the right set of team members. Initially, it's not the easiest to just start making tons of money. ऐसा नहीं है. So I think you should have a much bigger vision or purpose behind doing that than just making money. That's also true for anything else, but इस case में भी particularly you will be facing a lot of problems in the initial phase because it's so competitive. और हाँ इनफैक्ट आप जब थोड़े बड़े भी होने लग जाते हो तो आपको अंडर कट करने वाले 10 और कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं. सो हाँ द अदर पॉइंट इज दैट आपका एक एक्चुअल कोई डिफरेंशिएशन होना चाहिए, एटलीस्ट सम वे इन विच what you are offering is better than what your competitors around you are going to be offering. तो अगर आपको हाँ differentiation clear नहीं है, it becomes a little difficult then to sustain operations because people will always undercut you in price. राइट राइट टू हैव दैट कैश फ्लो और वो वर्किंग कैपिटल भी यू नो मेंटेन होता रहे, तो उसके लिए आप लोगों ने व्हाट सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट यू गाइस हैव सेट इन मिनिमलिस्ट. राइट. सो हम काफी सारा मेजरमेंट्स करते रहते हैं कि वी ऑल्सो हैव टारगेट्स कि कितना परसेंटेज ऑफ कैश मंथ ऑन मंथ हमें रिकवर करना है. वी हैव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंट मैनेजर्स जो राइट. क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक बस सेंट्रल 2-3 लोग हैं जो चेस कर रहे हैं क्लाइंट्स को. इनफैक्ट everyone has to take that responsibility. There are cash flow targets also that people in a business or account management role have. And in fact we ourselves monitor the cash flow every week हाँ because ये बहुत ही एक important health indicator है कंपनी का, financial health indicator है. So I think टॉप डाउन बॉटम अप हर तरफ से फोकस अगर हो और हर तरफ से चेकिंग अगर इसकी होती रहे, एंड इवन हैविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम कि कौन से आपके क्लाइंट्स है जो मे बी डेंजर जोन में जा रहे हैं, जहाँ में भी बहुत सारा आउटस्टैंडिंग पाइल अप हो रहा है एंड वो रिकवरी नहीं हो रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्ली गेटिंग इनटू अ लीगल रूट. आई थिंक वो प्रोसेस अगर पूरा आपका सॉर्टेड है, आई थिंक इट रियली हेल्प्स. Despite that, there have been cases where we have faced bad debts. Clients have run away without paying, and that is one of the things that makes it difficult to do business in India. हाँ. तो लाइक देन हाउ डू यू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि वो इतना ज्यादा सब कुछ कर दिया एंड ये दे डिडंट पे यू एनी मनी, तो फिर वो एज अ सेट ऑफ चैलेंज ही है ये चीज, बट हाउ यू डील विद दैट. So बहुत बड़ा चैलेंज है ये. Of course you हाँ can go legal, but then हमारा legal infrastructure भी ऐसा नहीं है. In fact आप कि तो आप कुछ recover कर पाओगे. In fact you will हाँ end up investing much more मच than. मोर मनी. हाँ So there are a few corporates, some very big corporates, some of the biggest companies in India, जिन्होंने हमें पे नहीं किया है, if I have to be very honest. And वो चल रहा है उनका वो some of those cases also that we have filed, they are also taking their own sweet time. So as an entrepreneur you have to assume that 1-2% या आपका तो नहीं आने वाला, and you have to हाँ build things or reserves against that possibility and always have to account for it. क्योंकि ये लॉसेस तो इंडिया में गिवन है, विच इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, राइट. कोई बिजनेस हाँ स्टार्ट कर रहा है तो यू शुड नॉट स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि हाँ 1-2% रेवेन्यू तो मेरा नहीं आने वाला. वाइल हाँ. ऑफ कोर्स देयर हैव बीन इयर्स व्हेन हमारा जीरो केसेस ऑफ बैड डेट भी रहा है, बट दोज आर रेयर इयर्स, लकी इयर्स. राइट. एंड नाउ नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस कि जब जब आप लोग यू नो एक क्लाइंट को पिच करते हो, उनके तरफ से ब्रीफ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, देन एक क्लाइंट के लिए ऑफर किस तरीके से रेडी होता है इन टर्म्स ऑफ मनी कि आप लोगों का सेट ऑफ रेट्स फिक्स्ड है कि इतना इतना होगा तो ये है, या क्लाइंट बाय क्लाइंट यू चेंज की इस तरीके से मॉडिफिकेशन है उसमें, तो हाउ डू यू गाइस प्रपोज एन ऑफर टू क्लाइंट कि इतना है होगा उसमें. राइट. So I think it's all very it all boils down to आपका resource cost क्या है, आपके overheads क्या है, and then applying a profitability margin on it of course. So आपको ये थोड़ा clearly पता होना चाहिए कि to deliver an assignment what are the costs that you incur, and to even have that calculation थोड़ा overtime थोड़ा data होना चाहिए आपके पास कि हाँ typically अलग-अलग type के assignments deliver करने में what time has it taken of different resources, so what is the weighted average and therefore आपका कितना cost to company है, and उसके ऊपर आपके overheads कितने, तो आपके जो direct costs होते हैं company के which are applied across the company, so maybe there's a per seat cost kind of a logic. तो अब वो हाँ apply कीजिए, that gives you the total cost that the company will have to bear in delivering that assignment. और फिर आप then the negotiation happens on how much profitability you actually make, and therefore राइट. you apply a percentage profit and then you propose to that client.
very ideal process है. बहुत cases में कभी-कभी you have to really negotiate and हाँ also sort of take some assignments which probably are not going to be like totally profitable. But उसमें आपको एक bet लेना पड़ता है कि इस client के साथ long term relationship होगी तो like the share of wallet that I can extract from this client, मतलब मैं कितना और business इस client से ले सकता हूँ, that will हाँ cover up for the low profitability that I took that client हाँ initially for. तो ऐसे बहुत सारे बेट्स भी लिए हैं हमने ओवर टाइम व्हिच हैव ऑफ कोर्स बीन सक्सेसफुल राइट एंड ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो लॉस्ट मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हिच इन हाइंडसाइट हमें लगा कि हाँ हमें कर लेना चाहिए था क्योंकि कंपनी के ग्रोथ के साथ हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. सो आई थिंक दैट्स देयर इज दैट मिक्स दैट यू हैव टू फॉलो. Right. Advertising is a good example of content merging with commerce. Right. कि content commerce creativity plus commerce especially. तो जब creativity plus commerce आ जाता है तो you have to make some decisions also by your mind कि वहाँ पे आपको जैसे आपने बोला कि थोड़ा data driven भी थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा. कहीं ना कहीं पे हमें कोई बार ऐसा भी लगता है कि शायद से ये बहुत ज्यादा अच्छा क्रिएटिव सोल्यूशन है बट इट विल नॉट वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ रीजंस. सो थोड़ा कोई ये क्रिएटिव सॉल्यूशन की जगह पे कोई दूसरा करो. तो हाउ डू यू कीप अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन क्रिएटिविटी लाइक आउटपुट एंड क्रिएटिविटी कि जहाँ पे प्रोसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज यू हैव टू डिलीवर क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट लाके देने और जब रिजल्ट के लिए आप काम करते हो लाइक आउटपुट के लिए काम करते हो तो कहीं ना कहीं पे वो क्रिएटिविटी में आप आप नेगोशिएट करते Right. हो वो. तो आउटपुट एंड क्रिएटिविटी का हेल्दी बैलेंस किस तरीके से रखें? करेक्ट. तो हमारा इफ यू आस्क आई मीन दिस इज अ थिंग दैट आपको रोज ही नेगोशिएट करना पड़ता है इन रियलिटीज के साथ. एंड इफ यू आस्क मी व्हाट्स द विजन ऑफ द कंपनी, हमारा विजन है कि वी वांट टू बी इंडियाज मोस्ट इन्वेंटिव कंपनी इन द क्रिएटिव बिजनेस. तो हमारा एम ही है कि हम जो काम करेंगे वो बहुत ही इन्वेंटिव होगा. इट विल बी वेरी अनयूजुअल, डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस स्टडीज दैट वी हैव और जो हम बिजनेसेस के साथ काम करते हैं. तो अगर जो आपका विजन ऐसा है कि आपको बहुत इन्वेंटिव काम करना है तो ऑफ कोर्स इट आल्सो कोलाइड्स विद द डे टू डे रियलिटीज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस कि आप रोज तो वैसी चीजें नहीं कर सकते. तो हम हमारे टीम्स के साथ भी ये डिस्कस करते हैं कि नॉट एवरी पीस दैट यू पुट आउट लेट्स से एक क्लाइंट के लिए वो जरूरी नहीं है कि हर पीस आपका बहुत ही इन्वेंटिव और आउट ऑफ द बॉक्स या अनयूजुअल होगा. बट maybe there's like an 80-20 mix कि some of the pieces that you do maybe once a month or once a quarter जो ऐसे हो कि it creates that wow effect कि हाँ ये इंडस्ट्री में किसी ने किया ही नहीं है या ऐसे टाइप का हमने एग्जांपल कभी देखा नहीं है. तो आई थिंक आपको राइट बैलेंस स्ट्राइक करना होता है बिटवीन just going all out in terms of creativity and meeting business objectives. The best is when दोनों साथ में अचीव हो and that is the peak of creativity, highest level of creativity which also achieves business objectives and that is where you see ऐसे examples होते हैं जो हमेशा लोगों को याद भी रहते हैं. हाँ, true. This is so true. That's the end of part 1 of this episode. Yes, we are going to release part 2 in this week only. So stay tuned for that. सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दो तो क्या है कि आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप हमारा वीडियो मिस नहीं करोगे. एंड सेकंड थिंग, एजेंसी बिजनेस के बारे में आई होप आपको जानने को मिला होगा. एजेंसी बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, कैसे स्केल करना है वो आपको पता लगा होगा. एंड आई होप अगर आपकी कोई वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको एजेंसी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड है. एंड कमेंट डाउन और कौन से एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग ये हमारे पॉडकास्ट के ऊपर ला सकते हैं तो उसके लिए हमें सजेशंस दो. टिल देन अगर आपको एजेंसी बिजनेस के बारे में सीख गए हो, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और जानना है देन ये वीडियो पे क्लिक करो. एंड अगर आपको और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर टॉक्स के एपिसोड देखना है तो ये वाले प्लेलिस्ट है यहाँ पे कहीं पे होगी, वो वाली क्लिक कर दो. टिल देन सब्सक्राइब एंड sayonara.